Right, class 10. Now we move to the next lecture of Manufacturing Industries, Chapter 6, Geography. In this, we will look at a different segment of industries, and that is the automobile industry. Automobile provide vehicle for quick transport of goods, services, and passengers. So, automobile around you vehicles which provide you a mode of transportation that all are under the automobile industry. तो आपके सामान का जो मार्केट तक आता है, फैक्ट्री से निकल के कंज्यूमर तक आता है, या फिर आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दे ऑल is possible just because of the transportation. So automobile play a very important role in our daily life. Truck, buses, cars, motorcycles, scooter, three-wheeler and multi-utility vehicles are manufactured in India at various centers. So that is why India is a very prominent location for automobile industry. As you know that we have a 1.3 billion population, and that is the main reason behind the vast growth of automobile industry in India. भारत में आपको मिलेगा कि जो डिफरेंट कंपनीज हैं डिफरेंट सेगमेंट में जो व्हीकल बनाते हैं, बस से लेके छोटी मोटरसाइकिल तक, दे ऑल आर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया. भारत में बहुत सारी जगह पर इनको प्रोड्यूस किया जाता है, इनका प्रोडक्शन होता है. ठीक है, चाहे वो गुड़गांव का मारुति उद्योग हो या चेन्नई का रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल हो, यहाँ पर आपको डिफरेंट जगह पर व्हीकल मैन्युफैक्चरर सेंटर्स दिखाई देंगे, बिकॉज दे आर यूज्ड बाय द पीपल, बाय द कंपनीज एट अ लार्ज लेवल, एट अ हाई लेवल. After the liberalization, the coming of new and contemporary models stimulated the demand for vehicle in the market, which led to the healthy growth of the industry, including passenger cars, two and three wheelers. लिबरलाइजेशन के बाद से भारत में नए मॉडल्स आए हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है, जिसकी वजह से व्हीकल की डिमांड बढ़ी है. लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन है कि भारत में 1991 से पहले प्राइवेट कंपनीज या जो विदेशी कंपनियां थी, कार बनाने वाले, मोटरसाइकिल बनाने वाले, वो इंडिया में आकर अपनी फैक्ट्री नहीं लगा सकते थे. वो एक कंडीशन थी कि उनको अगर भारत में फैक्ट्री लगानी थी तो वो इंडिया के जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उनके साथ मिलकर ही इसको करेंगे. तो इसमें विदेशी जो कंपनियां थी वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी, क्योंकि वो अपनी जो फैक्ट्री थी, अपनी इंडस्ट्रीज थी, पूरी अपने लेवल पे लगाना चाहती थी. अगर वो किसी के साथ लगाएंगे दैट मीन्स उनको शेयर डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट होगा. तो वो ऐसा चाहती रही थी. तो 1991 तक भारत में गिने चुने मोटरसाइकिल बनती थी, गिनी चुनी कार बनती थी, गिने चुने ट्रक बस बनते थे. आज आप तो देखते हो मार्केट में कार कंपनियां एक से एक आपको दिखाई दे रही हैं, वो लिबरलाइजेशन का ही नतीजा है. तो लिबरलाइजेशन में क्या हुआ? 1991 में जब देखा सरकार ने कि सरकार के पास पैसा खत्म हो चुका था, तो इनकम को बढ़ाने के लिए विदेशी कंपनियों को भारत में अलाउ किया गया. तो इसका फायदा ये हुआ कि उन कंपनियों ने भारत में आके जमीनें खरीदी, इंडस्ट्रीज लगाई, लोगों को रोजगार दिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, मार्केट में पैसा आया. तो ये था लिबरलाइजेशन. अपनी पॉलिसीज को सरकार ने ढीला छोड़ दिया था, ढीला कर दिया था, ताकि विदेशी मैन्युफैक्चरर भारत में आए, अपना बिजनेस, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें और उसका इंडिया की इकोनॉमी को फायदा मिले. तो ये हर जगह आपको दिखाई देगा. रेस्टोरेंट भी आप देख लो, विदेशी रेस्टोरेंट जितने भी है यहाँ पर, KFC, मैकडी. कार कंपनीज आप देख लो, फॉक्सवैगन है या फिर डुकैटी है या फिर होंडा है. तो ये कंपनियों ने अब अपने देशों से निकल कर हमारे यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना शुरू कर दिया. एप्पल अभी स्टार्ट करेगी अपना i12 इंडिया में बनाना, डेल लैपटॉप इंडिया में बनना स्टार्ट हो चुका है. तो इस तरह से ये कंपनियां अगर यहाँ पर आती हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट से भारत की इकोनॉमी को काफ़ी फायदा पहुँचता है. तो इसी का फायदा व्हीकल सेक्टर को भी काफ़ी मिला, ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी काफ़ी मिला है कि आज आपके पास इतने सारे ब्रांड अवेलेबल हैं मार्केट में.
फिर वो चाहे कार हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, या कोई 3 व्हीलर, 4 व्हीलर या ट्रक, बस। This industry had experienced a quantum jump in less than 15 years. तो लिबरलाइजेशन के बाद के 15 सालों के अंदर अंदर ही इसने ही बहुत तगड़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जंप आया है इस इंडस्ट्री में। आप देखोगे कभी कार को पूरे गांव भर में या पूरे इलाके भर में किसी किसी के पास होती थी, आज आपके पास लगभग जितने भी शहर हैं हर घर में एक कार दिखाई देगी। बाइक्स और स्कूटी है, ये तो काउंट ही नहीं है। तो इस 15 सालों में काफ़ी अच्छा इन्होंने सेल अपनी दिखाई है, काफ़ी लोगों ने खरीदा है व्हीकल्स को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की काफ़ी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइन द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यही है, लिबरलाइजेशन के बाद जो विदेशी कंपनियां अपना पैसा यहाँ पे लगा रही हैं उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेश से पैसा डायरेक्ट इंडिया में लगे, तो उसकी वजह से नई नई टेक्नोलॉजी अब आई है और हमारे जो यहाँ पर सामान बनता है वो अब वर्ल्ड क्लास लेवल का बनता है, क्योंकि वो टेक्निकल वही है जो टेक्नोलॉजी विदेशों में है। तो ये फायदा हुआ है एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। At present, there are 15 manufacturers of passenger car, multi-utility vehicle, 9 of commercial vehicle, 14 of 2 and 3 vehicles. तो अभी प्रेजेंट की बात करें तो भारत में 15 ऐसे हैं जो कार और दूसरी मल्टी यूटिलिटी व्हीकल बनाते हैं, 9 ऐसे हैं जो कमर्शियल गाड़ियाँ बनाते हैं और 14 ऐसे हैं जो 2-3 व्हीलर बनाते हैं। तो ये भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के मेकर हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के समय की टेक्नोलॉजी कही जाती है, ये नए जमाने की टेक्नोलॉजी है। आप देख सकते हो आपकी लाइफ का हर एक जो हिस्सा है वो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है, चाहे वो आपका मोबाइल है, चाहे आपका लैपटॉप है, चाहे आपका फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आपका टीवी, everything is connected with the technology. That is why it is a very important for all in terms of economy, in terms of society, it is very much needed. ये आपके लिए फायदेमंद भी है इकोनॉमिकली भी और आपके पर्सनल फायदे का भी इसमें काफ़ी रोल प्ले है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं यहाँ पर। इट प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजिस्टर्स टू टेलीविजन एंड कंप्यूटर फॉर द मासेस। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में आता है सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान जो पूरे पब्लिक के लिए बनाया जाता है, जिसमें कंप्यूटर, टेलीविजन से लेकर रेडियो या फिर म्यूजिक प्लेयर तक आते हैं। It has helped us to set up telephone exchange, telephone, cellular telecom, radio, many other equipment with application in space technology, aviation, defense, meteorological, etc. तो इसकी हेल्प से हमारे यहाँ पर काफ़ी जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड हुई है। जैसे हमने टेलीफोन एक्सचेंज सेटअप कर दिया है, टेलीफोन्स हमारे हाथ में आ गए हैं, रेडियो है, हमारी सिक्योरिटी, हमारा डिफेंस इससे अच्छा हुआ है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन, स्पेस टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, स्पेस में हम जा रहे हैं। मेट्रोलॉजिकल, मौसम से रिलेटेड जो भी वेदर से रिलेटेड टेलीकास्ट होता है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। और इन सब की वजह से हमारी लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हुई है इन कंपेयर टू द बिफोर 50 ईयर। तो बैंगलोर हैज इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, और ये सारा जो सेंटर है इसका वो बैंगलोर में माना जाता है। बैंगलोर साउथ में है कर्नाटका में, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहा जाता है भारत की, क्योंकि ज़्यादातर आईटी इंडस्ट्रीज की जो भी हेड ऑफिस हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के हेड ऑफिस हैं वो ज़्यादातर बैंगलोर में है। तो बैंगलोर एक बेस्ट प्लेस है। इस पर भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि ऐसा क्या है बैंगलोर में। तो बैंगलोर में सबसे पहला है तो एनवायरनमेंट वहाँ पे बहुत अच्छा है, मॉडरेट क्लाइमेट है, पोल्यूशन ना के बराबर रहता है। दूसरा जो इसका रॉ मटेरियल है आईटी इंडस्ट्री का, इसका रॉ मटेरियल क्या है? दिमाग, इंसान का दिमाग, यानी
वेल एजुकेटेड वर्कर, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बनाएगा, जो कंप्यूटर को बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक को बनाएगा, इंजीनियर, वो कैसा होना चाहिए, पूरी तरह स्किल्ड होना चाहिए। तो बेंगलोर में काफ़ी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हज़ारों के नंबर में, लाखों के नंबर में इंजीनियर्स हर साल निकलते हैं। तो वहाँ से ये जो बेंगलोर में कंपनीज है अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा कनेक्शन वहाँ से अवेलेबल है, आप सी थ्रू नज़दीक आपका सी रूट्स, एविएशन, एरोप्लेन के थ्रू, और रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी वेल कनेक्टेड है बेंगलोर से। तो दैट इज द रीजन बेंगलोर इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इट हैज जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट इन अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, और ये आज के समय में भारत में काफ़ी बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। और उसका भी बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर काम करने वाले 35% फीमेल हैं। तो लड़कियों के लिए बेस्ट इंडस्ट्रीज को माना जाता है सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को, जिसमें अगर लड़की वेल एजुकेटेड है तो उसके लिए बहुत अच्छा स्कोप रहता है यहाँ पे। This industry has been a major foreign exchange earner because of fast growing business process outsourcing sector। और इसकी वजह से हम फॉरेन एक्सचेंज भी कमाते हैं, डॉलर में भी भारत की कमाई हो रही है। तो जब बात आती है कि भाई रुपया डॉलर के मुकाबले नीचे जा रहा है, तो आईटी कंपनियां इस बात को लेकर बड़ी खुश होती हैं, क्योंकि जितना रुपया नीचे जाएगा इसका मतलब है कि उनकी इनकम उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो डॉलर में इसकी सारी कमाई होती है, क्योंकि यहाँ से सारा जो काम होता है वो विदेशों में आउटसोर्स किया जाता है। आउटसोर्स का मतलब होता है कि बाहर जो अमेरिका है, कनाडा है, इंग्लैंड है, वहाँ पे जो कंपनीज हैं वो अपने काम को भारत में करवाती हैं, क्योंकि यहाँ पे सस्ता पड़ता है। तो उसके इस काम को, जैसे किसी को कंसल्ट करना है, किसी को टेक्निकल हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो इंडिया में उन्होंने अपने बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेंटर जो है सेटअप कर रखे हैं। और यहाँ का जो स्किल्ड लेबर है, जो स्किल्ड इंजीनियर है, वो इंग्लैंड की या अमेरिका की कंपनी के लिए काम कर रहा है, जो उसके लिए भी सस्ता है और हमारे लिए भी फायदेमंद है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डॉलर अर्न करने में। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और भारत जो है विदेशों में लगभग 195 कंट्रीज को हम अपना सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं। तो भारत के जो स्किल्ड लेबर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, कि जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें इंडिया एक टॉप पे है, वन ऑफ द बेस्ट है। तो यहाँ से काफ़ी देशों को हम सॉफ्टवेयर भेजते हैं। We have 18 software technology park which provide high data communication facility to software expert। तो इसको लेकर हमने जगह जगह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एस्टैब्लिश किए हैं, जो इस एक्सपोर्ट को, इस काम को करते हैं, सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो है गुड़गांव है, दिल्ली एनसीआर में लगा लो आप, नोएडा है, और फिर आपका मोहाली है, चंडीगढ़ की बात करें तो इसका जो लगभग भारत में इनकम है वो लगभग 74 बिलियन यूएस डॉलर है। 74 बिलियन यूएस डॉलर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। तो इतनी इनकम होना काफी इंपॉर्टेंट बना देता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसी से पुटअप होता है। तो ये भारत जो लगभग 40 कंट्रीज को, 40 कंट्रीज को यहाँ से सॉफ्टवेयर भेजता है। विमेन के लिए सेक्टर काफी अच्छा है, डॉलर में इनकम है, और इसमें आपने देखा कि बेस्ट पार्ट क्या है कि किसी रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है, जो आपने किसी प्राइमरी सेक्टर से निकाला, उसको प्रोसेस किया। आपको इसमें सिर्फ एक स्किल्ड बंदा चाहिए, एक दिमाग चाहिए, एक इंटेलिजेंट पर्सन चाहिए, जो एक लैपटॉप पे बैठ के करोड़ों को काम कर देगा बैठा बैठा। तो आपने कोई मशीनें नहीं लगाई, कोई आपने यहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं खरीदा, कोई ट्रांसपोर्टेशन का आपका इतना खर्चा नहीं है। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जो किसी पेन ड्राइव या सीडी में आता है, उसकी कीमत हज़ारों लाखों में होती है। तो एक 10 रुपए की सीडी या एक
100-150 रुपए की पेन ड्राइव आपके लिए लाखों रुपए कमाने का काम करती है। तो इंडस्ट्री ऐसी है जो नए जमाने की इंडस्ट्रीज है, काफी बेस्ट है और फ्यूचर में इसके लिए काफी पॉसिबिलिटीज हैं। हर एक जगह आपको रोबोटिक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाई देने वाली है, तो उसमें आईटी इंडस्ट्री एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, ये मैप पर में आपको देखना होगा, ये भी लोकेशन के लिए आता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पुट अप होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री जैसे ही इंपॉर्टेंट है ये भी, तो इसको जरूर रिवाइज करें। So this is the end of lecture 6. Stay tuned for the next.